हाय गाइस, वेलकम टू केबी लर्निंग। हम लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ने वाले हैं। आज अपने लोग क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है नीट लेवल की वो पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सारा का सारा नए सिलेबस के अनुसार है, 2024-2025 के अनुसार, जो भी हमारे पास एनसीईआरटी आई है उसके अनुसार। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अपने लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसी स्टडी को कहते हैं, यानी कि साइंस की जो बायोलॉजी की फील्ड है ह्यूमन बायोलॉजी, इसमें हम ह्यूमन बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी को अपने लोग समझते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या? एक तरीके से जो फंक्शनिंग है उसके बारे में अपने लोग जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं। और ह्यूमन के बारे में कर रहे हैं तो अपने लोग जानते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लास 11th में जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। इन 6 चैप्टर को अपने लोग पढ़ेंगे एक एक करके ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आज अपने लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अपने लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 40 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी उठा लो और पेन उठा लो और लिखना स्टार्ट करो। एज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं फॉन्ट में। अब सही है। देखो, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स। देखो, जैसा कि हम लोग को पता है कि अपने लोगों को ऑक्सीजन, हमारी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है एक ऑर्गेनिज्म यानी कि अपने लोग ऑर्गेनिज्म, अपने लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग हो गया, जो एनिमल है वो किस में आएगा? ऑर्गेनिज्म में। तो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो ऑक्सीजन की मदद से इनडायरेक्टली, देखो इनडायरेक्टली यानी कि ब्रेक डाउन कर पाए जो भी हमारे बॉडी में सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब सिंपल मॉलिक्यूल कौन कौन से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, फैटी एसिड्स होंगे, और भी कई सारे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो आते हैं हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स में। टू डराइव एनर्जी टू परफॉर्म अ वेरियस एक्टिविटीज़। देखो, इस लाइन में 3-4 चीज़ें समझाई गई हैं, एक एक करके समझो। सबसे पहले कहा गया कि ऑक्सीजन हमको रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन किस लिए रिक्वायरमेंट है? हमारे पास इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होगा। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होगा किसका? हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स का। सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से दिए हैं एनसीईआरटी में? सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, उसके बाद हमारे पास कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें आते हैं। तो सिंपल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है किसमें? ऑक्सीजन, ह्यूमन बोल दो, ऑर्गेनिज्म बोल दो, ऑर्गेनिज्म भी किस में आएगा? ह्यूमन किस में आएगा? ऑर्गेनिज्म में, या फिर एनिमल बोल दो, या फिर और भी कोई ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है किसका? जो भी हमारी बॉडी में सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, और ये सभी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेक डाउन होगा किस में? इनका ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी से क्या करेंगे? हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है उसमें काम आएगी ये एनर्जी। तो अगर समझने की कोशिश करो, हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। देखो, सबसे पहला ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है एनिमल की बॉडी में या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इनडायरेक्टली वे में, जो कि हमारी बॉडी में सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा
एनर्जी निकालेगा, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके क्या निकाला, इन सभी से क्या निकालेगा, एनर्जी निकालना होगा। और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास जो हमारी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है वो किस तरीके से होगी। कोई भी काम होता है हमारी बॉडी में, सबसे पहले क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी, सिंपल मॉलिक्यूल से। और सिंपल मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन, तो इसलिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। समझ गए। अब समझो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इनडायरेक्टली वे में ब्रेक डाउन हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीजन का जब इनडायरेक्टली वे में ब्रेक डाउन हो रहा होगा, उसी दौरान हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक हार्मफुल गैस है, उसका यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्रोड्यूस की होगी। और क्योंकि जो हमारे पास रिएक्शन है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, देखो समझो, 6 लाइन में बहुत कुछ बता दिया गया है। सबसे पहले हमको बताया गया कि ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को इनडायरेक्टली वे में जब ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाएगी। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है और CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। समझने की कोशिश करो, जब यहाँ पे जो सिंपल मॉलिक्यूल थे वो जब बदले जा रहे होंगे, देखो समझो, ऑक्सीजन है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन सिंपल मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करेगा और प्रोड्यूस करेगा एनर्जी को। और ये जो एनर्जी है वो हमें रिक्वायरमेंट है हमारी जो डेली की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, यूटिलाइज किया जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन होगा। इसी दौरान जब ये सिंपल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा होगा, उसी टाइम में प्रोड्यूस हो रही होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक तरीके की हार्मफुल गैस है। ठीक है, इतनी बात हम लोग अपने लोगों को समझ में आई। और ब्रेक डाउन किसका हो रहा है, हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स के क्या नाम दिए गए, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, और इस तरीके से अपने लोगों को 3 जो नाम है वो हमारे NCERT में मेंशन्ड है। अब देखो आगे देखो, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइड टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। देखो इस लाइन में क्या बोला गया, अब जो भी हमारे पास ऑक्सीजन थी, जो भी हमारे पास ऑक्सीजन जो अपने लोगों ने यूटिलाइज की हुई थी, 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई थी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी। यूटिलाइज यानी कि ऑक्सीजन को अपने लोगों को ज़रूरत पड़ी थी सिंपल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। एनर्जी बनानी, देखो एंड गोल क्या है, एनर्जी बनानी। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर पाए। एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहनी चाहिए। सप्लाई क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन आ रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल टूट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, तो ऑक्सीजन की तो सप्लाई होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालना पड़ेगा हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इतना अपने लोगों ने अभी यहाँ तक पढ़ा। जो भी हमारे सेल्स हैं, जो भी हमारे ऑक्सीजन है, जो कि हमारे पास कंटिन्यूसली प्रोवाइड करी जा रही होगी हमारे पास सेल्स में। देखो जो भी प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा होगा, वो हो रहा होगा सेल्स के अंदर। ये जो भी प्रोसेस आप देख रहे हो, ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा होगा, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर हो रहा है यानी कि सेल को ऑक्सीजन
चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलती रहनी चाहिए, हमारी बॉडी से बाहर जाती रहनी चाहिए, इतना समझो। इसके बाद यानी कि जो एक्सचेंज है हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता रहना चाहिए, ठीक है। हैज़ टू बी रिलीज आउट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with carbon dioxide produced by the cells is called breathing। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया, ब्रीदिंग किसको कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार जो भी हमारे पास प्रोसेस है ऑक्सीजन के एक्सचेंज का, यानी कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना CO2 के साथ, जो कि CO2 प्रोड्यूस हुई है हमारी बॉडी के सेल्स में, और इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। देखो यहाँ पे समझो, ऑक्सीजन, देखो ये मान लो ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, और ये सराउंडिंग में क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना है, यानी कि ऑक्सीजन को बॉडी में जाएगा और फिर ऑक्सीजन कहाँ पे चला जाएगा, सेल्स में। अब सेल्स में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, सेल्स में क्या हमारे पास CO2 बना होगा, CO2 का हमारे पास बॉडी में आएगा और बॉडी से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर जाना, एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज हो रहा है, कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है, यानी कि एक चीज़ जब अंदर जा रही है तो दूसरी चीज़ बाहर जा रही है, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है सेल्स से। एटमॉस्फेयर में जो भी एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है सेल्स में, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। इस कंप्लीट जो भी हमारे पास ये जो प्रोसेस चल रहा है एक्सचेंज का, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे, ठीक। अब समझो, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन, और यही जो प्रोसेस है इसको अपने लोग कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन, इसको कॉमन वे में क्या बोलते हैं, कॉमन वे में इसी को बोलते हैं अपने लोग रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन या फिर ब्रीदिंग क्या है, जब हमारी बॉडी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होगा एटमॉस्फेयर में, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग या फिर रेस्पायरेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपने चेस्ट पे हाथ रखिए, एंड यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, और आप फील कर पाएंगे कि आपका जो चेस्ट है वो अप और डाउन में मूवमेंट है वो कैसी हो रही है, अप और डाउन, यानी कि ऊपर नीचे जो मूवमेंट है वो हो रही होगी। यू नो डैट देयर इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। देखो ये तो हम सभी को पता है, ये किसकी वजह से हो रहा होगा, ब्रीदिंग की वजह से हो रहा होगा। हाउ डू वी ब्रीद, पहला क्वेश्चन आया, हाउ डू वी ब्रीद, यानी कि ब्रीदिंग, ये तो पता है कि जो भी मूवमेंट हो रही है हमारे चेस्ट में अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो किसकी वजह से हो रही है, ब्रीदिंग की वजह से। लेकिन एक्चुअल में ब्रीदिंग किस तरीके से करते हैं, जो ह्यूमन में ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, उसको अपने लोग समझेंगे। द रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो हमें ब्रीदिंग में मदद करते हैं, हमें सांस लेने में मदद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि जो भी मैकेनिज्म है, देखो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक जाने तक और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने तक जो भी हमारे पास जो भी चेंजेस हो रहे होंगे, जो भी मैकेनिज़्म है, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, रेस्पायरेटरी मैकेनिज़्म। हो क्या रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग या फिर मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पायरेशन। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहली लाइन में एनसीईआरटी ने बता दिया, देखो
इस पैराग्राफ से हमें क्या क्या सीखने को मिला, एक बार देखते हैं। देखो इस पैराग्राफ से क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहला हमने सीखा, एक बार इसको रिवाइज करो, पहले पैराग्राफ को रिवाइज करो और अच्छे से समझो। सबसे पहले हमने समझा कि जो भी हमारी बॉडी में सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका ब्रेकडाउन होगा और किस में हमारे पास एनर्जी मिलेगी, उनका ब्रेकडाउन होगा और हमें एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी से हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटी है उसको अपने लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। अब जो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा होगा वो किस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जो भी ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होगा। और जब ये ब्रेकडाउन हो रहा होगा उसी दौरान हमारी जो सेल है वो वहाँ से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ आउट हो रही होगी। और जो भी हमारे पास ये जो एक्टिविटी है, यानी कि जो भी हमारे पास ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ये किस में हो रही होगी, सेल के अंदर। ठीक, अब जो भी एक्टिविटी है सेल के अंदर, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करना और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना, इसको जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है हुई है वो कैसी है, हमारे पास हार्मफुल है। और हार्मफुल है तो इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। और बॉडी से जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होगी और ऑक्सीजन अंदर आ रही होगी, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपने लोग, जब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होगा सेल्स से एटमॉस्फेयर में या फिर बॉडी से एटमॉस्फेयर में, इसी प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलेंगे। और जिसको अपने लोग कॉमन वे में क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लोगों ने एक बात और देखी थी, जो भी हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो एनसीईआरटी में कौन कौन से दिए गए हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड और एक और था हमारे पास, ग्लूकोज था, फैटी एसिड था, इनडायरेक्ट अमीनो एसिड, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, तीन तरीके के अमीनो एसिड, तीन तरीके के हमारे पास जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो एनसीईआरटी बता रही है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और अमीनो एसिड, इनका ब्रेकडाउन हो रहा है और हमको फाइनल वे में एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब इतना सब हो जाने के बाद अगर अपने लोग देखेंगे तो हमारी जो हमारे पास ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे और जो मूवमेंट है वो एनसीईआरटी की लाइन में देखो तो क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बोल रही है कि अप और डाउन मूवमेंट हो रहा है किसका, हमारे पास चेस्ट का। देखो कितने अच्छे तरीके से बताया। हमारे पास चेस्ट का मूवमेंट कैसा हो रहा है, अप और डाउन वे में। एनसीईआरटी बता गई, आपको पता भी नहीं चला। मूविंग अप एंड डाउन, तो चेस्ट का जो मूवमेंट है वो कैसा है, अप एंड डाउन वर्ड में। ब्रीदिंग के दौरान जो भी मूवमेंट हो रहा है वो कैसा है, अप एंड डाउन वे में। और जो भी प्रोसेस है हमारे पास ब्रीदिंग का, उसको अपने लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन, या फिर जो भी हमारे पास मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का उसको अपने लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम देखो क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम को सबसे पहले डिकोड करो। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी कि जो ब्रीदिंग का जो भी मैकेनिज्म है उसको अपने लोग समझने वाले हैं हमारी बॉडी में। दूसरा, जो भी एक्सचेंज हो रहा है हमारी बॉडी से गैसेस का, और गैसेस कौन सी होंगी, ज़्यादातर अपने लोग कौन सी पढ़ रहे होंगे, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे होंगे या तो अपने लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे होंगे। किस तरीके से हमारी जो एक्सचेंज है गैसेस का वो हो रहा होगा एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी के सेल्स तक। जो भी एक्सचेंज है, जो भी ट्रांसपोर्ट है हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किस तरीके से होगा उसको अपने लोग समझेंगे इस चैप्टर में। चलो
इतना तो हो गया, आगे पढ़ो। देखो 1 सेकेंड, क्या हो गया, डाउन हो जा, 1 सेकेंड। हाँ देखो 14.1 अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। समझो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देखो जो भी मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में बदलता चला जाता है। देखो सबसे पहली बात इस लाइन में क्या बोली जा रही है, जो भी मैकेनिज्म है ब्रीदिंग में, यानी कि जो भी मैकेनिज्म है ब्रीदिंग में जो ह्यूमंस में है या फिर जो एनिमल्स में प्रेजेंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि फिशेस में भी प्रेजेंट हो, फिश में भी प्रेजेंट हो। यानी कि जो भी हमारे पास मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो डिफरेंट है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स का। यानी कि जैसे जैसे हमारी जो एनिमल्स के ग्रुप हैं वो बदलते चले जाएंगे, उस तरीके से हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो बदलता जाएगा अलग अलग तरीके से। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हर एक ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है, जो कि डिपेंड करेगा। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हर ग्रुप के हिसाब से अलग अलग तो होगा, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड मेनली ऑन देयर हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो दो बात यहाँ पे बताई गई। सबसे पहला समझो, अपने लोग पढ़ रहे हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स 14.1 रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। सबसे पहले अपने लोगों ने क्या जाना, जो भी हमारे पास ब्रीदिंग का जो पैटर्न है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि एमओबी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एमओबी यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जैसे जैसे एनिमल्स का जो ग्रुप है वो बदलता चला जाएगा, यानी कि जो भी ग्रुप है एनिमल्स का वो बदलता जाएगा, उनमें उस तरीके से जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो चेंज होता जाएगा। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो जब चेंज हो रहा होगा वो बेसिकली दो तरीक़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, किस तरीके का जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरीके से जो हमारे पास मोड मेथड ऑफ ब्रीदिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, वो चेंज होता जाएगा। और दूसरा हैबिटाट्स के ऊपर, देखो हैबिटाट्स यानी कि जो भी हमारे पास सराउंडिंग है, जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारे पास सराउंडिंग है, कहाँ पे रह रहा है। देखो फिश में क्या होगा, उसकी सराउंडिंग में क्या है, पानी पानी है, हम लोग के सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो चेंज होता जाता है हमारे पास, जैसे जैसे डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास आते जाते हैं एनिमल्स के। अब जो भी हमारे पास लेवल है, सॉरी जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे और हैबिटाट, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, अब जो भी हमारे पास लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, सेलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म, तीन चीज़ों का एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहला स्पॉन्जेस, दूसरा सेलेंट्रेट और तीसरा फ्लैटवॉर्म एसेट्रा। एक्सचेंज ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एक्सचेंज क्या हो रहा है ऑक्सीजन का, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का, बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ऊपर ऊपर से क्या होगा पता है, चलो समझते हैं। एनसीईआरटी कहने की कोशिश कर रही है कि जो भी हमारे पास लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, फ्लैटवॉर्म हो गए और
स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म और सीलेंट्रेट। इनमें जो भी हमारे पास जो एक्सचेंज है, हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी एक्सचेंज है वो कहाँ से हो रहा होगा? सिंपल बॉडी के सरफेस से। यानी कि इनमें अगर अपने लोग देखेंगे तो बॉडी के सरफेस से हो रहा है। इमेजिन करो आपका हाथ है, आपके हाथ से जो भी आपके हाथ में जो भी ऑक्सीजन बन रही होगी इस टाइम, सॉरी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी आपके जो हैंड है उसके सेल्स में, वो आपकी स्किन से बाहर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी स्किन से थ्रू अंदर जा रही है। ये केवल समझाने के लिए, एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो अलग है, केवल समझाने के लिए। सेम इसी तरीके से स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म और सीलेंट्रेट्स में होता है जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो उनकी जो बॉडी का जो सरफेस है, एक तरीके से जो स्किन है, उससे ही हमारे पास जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डिफ्यूज़न हो जाता है। डिफ्यूज़न होना, देखो डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न क्या होता है? बहुत अच्छे से समझना। डिफ्यूज़न क्या होता है? हायर लेवल से लोअर लेवल पर जाना। क्या बोलेंगे उसको? डिफ्यूज़न। समझो, डिफ्यूज़न को भी समझो। हमारे पास एक टंकी है, उसमें अपने लोगों ने पानी भर दिया, ठीक है। इसको अपने लोगों ने थोड़ा सा ऊंचाई पे रखा है, ठीक है। एक और हमारे पास टंकी है, वो बिल्कुल खाली थी, उसको अपने लोगों ने यहाँ पे रख लिया, इसको थोड़ा सा नीचे रख दिया। अब जब कनेक्ट करोगे इस वाली टंकी से इस वाली टंकी में, जो भी हमारे पास वाटर टैंक है, इसको इससे जब अपने लोग कनेक्ट करेंगे वाटर से, तो ये हमारे पास हायर लेवल, ये हमारे पास लोअर लेवल। हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाना, तो पानी कहाँ से होगा? ऊपर से जाएगा नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। यानी कि जब कोई भी चीज़ हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। अर्थवर्म यूज़ देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म क्या यूज़ कर रहे हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स का नाम देते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। देखो यहाँ पे एंड हो रही है ये लाइन और यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। इन 3 लाइनों में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट करना ज़रूरी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारे पास लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पेलिंग गलत होगी देख लेना। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें इन्होंने नाम लिया स्पॉन्जेस का, सीलेंट्रेट का और फ्लैटवर्म्स का। उसके बाद इन्होंने कहा इन तीनों में जो भी हमारे पास एक्सचेंज है, जो भी हमारे पास एक्सचेंज है वो किससे होगा? हमारे पास जो सिंपल बॉडी सरफेस है, सिंपल बॉडी सरफेस से, ठीक। ये क्या कही इन लोगों ने? पहली बात कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? जो भी हमारे पास अर्थवर्म है वो हमारे पास मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज़ करेगा। दूसरा, अर्थवर्म वो क्या करेगा? मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात क्या बोली? जो भी हमारे पास इंसेक्ट्स हैं उनमें एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है ट्यूब्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैचियल ट्यूब्स। तीसरी बात इन्होंने कही जो भी हमारे पास इंसेक्ट्स हैं वो क्या यूज़ करेंगे? ट्रैचियल ट्यूब्स। और ट्रैचियल ट्यूब्स क्या है? एक तरीके का हमारे पास नेटवर्क ऑफ
ट्यूब्स। अब इतनी बात इन्होंने 3 लाइन में कह दी और हम लोग को बिल्कुल नहीं पता चली होगी। देखो, जो भी हमारे पास ब्रीदिंग का प्रोसेस है, यानी कि जो भी हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल बॉडी के सरफेस से हो रहा होगा, अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू हो रहा होगा, इंसेक्ट्स में ट्रैचियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू हो रहा होगा, और ह्यूमंस में जो लंग्स हैं, जो भी हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू होता है। उसको भी अपने लोग पढ़ने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे बात अपने लोगों को पता चली। फिर देखो, स्पेशियल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। एक बहुत ही खास तरीके के वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर हैं जिसको अपने लोग गिल्स बोलते हैं, जो कि हमारे पास ब्रांचियल रेस्पिरेशन में आते हैं। इसको अपने लोग बाद में देखेंगे। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। मोस्ट लगा यानी कि देखो, ट्रिक को समझो। मोस्ट लगा है ट्रैकियल आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। एक्वेटिक यानी कि समुद्र में रहने वाले जो भी आर्थ्रोपोड्स हैं, समुद्र में रहने वाले जो भी आर्थ्रोपोड्स हैं, ज़्यादातर में क्या है? गिल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड मोलस्क, वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। देखो, एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दी, जो भी हमारे पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं। अब देखो इसी में कितने अच्छे तरीके से ऐड किया हुआ है। मोस्ट लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, या फिर जो भी मोलस्क्स हैं। देखो, मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में बात हो रही है और मोलस्क में सारे आएंगे। तो मोस्ट वाली बात किसके लिए? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के लिए है केवल। मोलस्क में सारे आएंगे, समझो यहाँ पे। देखो, मोस्ट किस में लगा है? मोस्ट लगा है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के साथ में, और मोलस्क अलग से लिखा हुआ है एंड के साथ, यानी कि आर्थ्रोपोड्स में सभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मोलस्क सारे ये सब यूज़ करते हैं गिल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मोस्टली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, यानी कि ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स होंगे कुछ कुछ जो कि हमारे पास गिल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोलस्क में सारे मोलस्क हमारे पास गिल्स का यूज़ करेंगे। ठीक, अब ये तो बात हुई हमारे पास इसके बारे में। अब वहीं पे हमारे पास एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेस्कुलराइज्ड बैग बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड एज लंग्स, जिसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो भी हमारे पास लंग्स हैं वो किसके थ्रू यूज़ किया जाएगा? हमारे पास जो भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, यानी कि जो भी हमारे पास ज़्यादातर एनिमल्स हैं, वो किसका यूज़ करते हैं? लंग्स। और लंग्स के बारे में एक और बात बोली है। लंग्स के हमारे पास वेस्कुलराइज बैग, लंग्स क्या है? वेस्कुलराइज्ड बैग, और इसको अपने लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये क्या हमारे पास? लंग से जो भी हमारे पास रेस्पिरेशन हो रहा होगा वो क्या होगा हमारे पास? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो गिल्स के थ्रू हो रहा था उसको इन्होंने नाम दिया ब्रांचियल रेस्पिरेशन। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? इसको इन्होंने नाम दिया ब्रांचियल रेस्पिरेशन। तो ब्रांचियल रेस्पिरेशन जहाँ पे वर्ड आए तो समझ जाओ गिल्स के बारे में बात हो रही है, और पल्मोनरी जहाँ पे वर्ड आए समझ जाओ लंग्स के बारे में बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने लोगों ने पढ़ लिया। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में
सिंपल बॉडी के थ्रू हो रहा है, अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं जो कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं। तो जहाँ पे भी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स अपने लोगों को वर्ड देखने को मिल जाए, यानी कि बात किसकी हो रही होगी, ट्रैकियल ट्यूब्स की। मोस्टली आर्थ्रोपोड्स, यानी कि आर्थ्रोपोड में जो मोस्टली यानी कि ज़्यादातर जो आर्थ्रोपोड्स हैं, और मोलस्क सारे ही सारे, इन सब में क्या हो रहा होगा, गिल्स। और जहाँ पे भी नाम आए ब्रांचियल, समझ जाओ किसकी बात हो रही है, गिल्स की बात हो रही है। लंग्स जो कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल जो भी एनिमल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनमें हमारे पास एक वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि वैस्कुलराइज्ड बैग जहाँ पे वर्ड आ जाए, या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन जहाँ पे वर्ड आ जाए, तुरंत समझ जाना कि लंग्स के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स। देखो वर्टिब्रेट्स में क्या हो रहा होगा, हमारे पास लंग्स का यूज़ हो रहा होगा। तो लंग्स का यूज़ किस में हो रहा होगा, हमारे पास वर्टिब्रेट्स में। लंग्स किस में यूज़ हो रही होंगी, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, और समझो। वेयर एज, और फिशेस में क्या हो रहा होगा हमारे पास, गिल्स किस में प्रेजेंट होती हैं, फिशेस में। वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। अब लंग्स से कौन कौन रेस्पायर कर रहा है, एम्फीबियंस कर रहे हैं, समझो, इसको कट कर दो। लंग्स के थ्रू कौन कर रहा है, एम्फीबियंस कर रहे हैं, एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। एनसीईआरटी के अनुसार यही 4 तरीके के जो ग्रुप वाले हमारे पास, जो भी हमारे पास ग्रुप है एम्फीबियंस का, जो भी ग्रुप्स हैं मैमल्स का, रेप्टाइल्स का और बर्ड, ये सब यूज़ करते हैं लंग्स का रेस्पायरेशन, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। देखो एम्फीबियन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऊपर देखो यहाँ पे भी एम्फीबियन लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से एम्फीबियंस की बात हो रही है। लेकिन पहले वाले एम्फीबियन में सारे जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं वो आ गए। दूसरे वाले एम्फीबियंस के आगे लिखा है फ्रॉग, दूसरे में क्या आगे क्या लिखा है, फ्रॉग। तो यहाँ पे फ्रॉग के बारे में बात हो रही है। और फ्रॉग क्या है, एक तरीके का एम्फीबियन। फ्रॉग में एक ख़ास बात है, क्योंकि फ्रॉग जो है रेस्पायरेशन लंग्स से भी करता है, प्लस जो उसकी हमारे पास स्किन है, फ्रॉग में लंग्स से भी रेस्पायरेशन होगा और स्किन से भी होगा थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन क्या बोलते हैं, जब स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है उसको अपने लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे समझो 3 तरीके के रेस्पायरेशन अपने लोगों ने यहाँ पे पढ़े। सबसे पहला ब्रांचियल रेस्पायरेशन पढ़ा, उसके बाद पल्मोनरी रेस्पायरेशन पढ़ा, फिर क्यूटेनियस रेस्पायरेशन पढ़ा। चलो लिख लो, ब्रांचियल पढ़ा, ब्रांचियल रेस्पायरेशन, उसके बाद अपने लोगों ने पल्मोनरी पढ़ा, पल्मोनरी रेस्पायरेशन, उसके बाद क्यूटेनियस पढ़ा, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। ब्रांचियल रेस्पायरेशन गिल्स के बारे में बात करता है, यानी कि जब गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होगा तब क्या बोलेंगे, ब्रांचियल रेस्पायरेशन। पल्मोनरी रेस्पायरेशन जब लंग्स के बारे में बात हो रही होगी, और क्यूटेनियस रेस्पायरेशन जब स्किन से जो भी हमारे पास एक्सचेंज है वो हो रहा होगा। स्किन से जब एक्सचेंज होगा, स्किन से जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा तब क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। और एम्फीबियंस में हमारे पास एक अलग से बात बोली गई थी फ्रॉग के लिए। फ्रॉग हमारा क्यूटेनियस
फ्रॉग क्या करेगा हमारे पास, लंग्स से भी रेस्पायरेशन करेगा और स्किन से भी रेस्पायरेशन करेगा, यानी कि फ्रॉग में पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी हो रहा होगा और क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी हो रहा होगा। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन दोनों हो रहे होंगे किसमें, फ्रॉग में। और बाकी जो एम्फीबियंस हैं वो किससे कर रहे होंगे, हमारे पास जो लंग्स हैं उससे कर रहे होंगे। ठीक है, अब इतना अपने लोगों ने आज कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। अपने लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम से, जहाँ पे अपने लोग ह्यूमन का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कोई डाउट है, कुछ कमेंट है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर नोट्स बनाने हैं तो एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, फिर इसका ले लो, और यहाँ वाले नोट्स भी एक बार रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था अपने लोगों ने, यहाँ से। ठीक है, फिर हम लोगों ने रिवीजन किया। उसके बाद हमारे पास जो नोट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, और इसके बाद यहाँ से डिफ्यूज़न के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन सी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, उसके बारे में जाना। फिर अपने लोगों ने टाइप ऑफ रेस्पायरेशन देखा, ब्रांचियल, पल्मोनरी, क्यूटेनियस। और फ्रॉग में क्या होगा, पल्मोनरी भी होगा और क्यूटेनियस भी होगा। ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।